एक पत्नी अपने पति के पास शाम के समय फ़ोन करती है और वो कुछ ऐसी बात करती है कि उसका पति अंदर ही अंदर मुस्कुराता है और फ़ोन रखने के बाद, फ़ोन कटने के बाद वो मेडिकल स्टोर पर पहुँचता है और जब वो मेडिकल स्टोर पर पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ पर भीड़ लगी हुई है। वो एक कोने में खड़ा हो जाता है और उन सभी ग्राहकों को जाने का इंतज़ार कर रहा था और जब सब ग्राहक चले जाते हैं तो स्टोर का जो मालिक होता है, वो कहता है कि भाई साहब आपको काफ़ी समय हो गया है, आप क्या लेना चाहते हो? तो वो कहता है कि मुझे शक्तिवर्धक गोलियाँ चाहिए। तो वो जो स्टोर वाला जो होता है, वो कहता है कि ठीक है, अभी दे देता हूँ। और वो फिर उसके बाद वो एक रेफ़र निकालता है और एक पत्ता उसको दे देता है। तो जो जो व्यक्ति है, वो कहता है कि भाई साहब रोज़-रोज़ आने में भी मुझको यहाँ पर शर्म लगती है, काफ़ी लोग रहते हैं, तो आप एक काम करो, मुझे ज़्यादा मात्रा में इन गोलियों को दे दो। तो स्टोर वाला जो व्यक्ति होता है, वो 4-5 पत्ते निकालता है और उसको दे देता है और फिर वो घर जाकर उनको खाता है और अपनी पत्नी के साथ सोता है और जब सुबह होती है, तो उसके घर से रोने और चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। करीब सुबह साढ़े 6 बजे का वक़्त होता है। उसके जो घर में पत्नी थी, वो ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है और चिल्ला रही थी। आस-पास के लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और वो अपने भाई को फ़ोन करती है कि भाई, जो तुम्हारे जीजा हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है और तभी वो उसका भाई वहाँ पहुँचता है और देखता है कि वहाँ पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं और जो उसका जीजा है, बहनोई है, वो एक खाट पर चारपाई पर लेटा हुआ है और जब वो ये सब देखता है, उसके बाद वो पुलिस को फ़ोन करता है और पुलिस मौके पर पहुँचती है। जब पुलिस पंचनामा करती है, तो उसके कपड़ों को देखा जाता है और जब उसके कपड़ों की तलाशी ली जाती है तो देख उसमें पुलिस को कुछ शक्तिवर्धक गोलियाँ उनके रेफर मिलते हैं, वो भी कुछ ज़्यादा ही मात्रा में और उसके बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और जब उस महिला से पूछा जाता है, तो महिला कहती है कि हाँ, मैंने ही इनसे कहा था इन शक्तिवर्धक गोलियों को लाने के लिए, क्योंकि जब ये शक्तिवर्धक गोलियाँ खाकर मेरे साथ संबंध बनाते हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और फिर उसके बाद पुलिस पोस्टमार्टम के लिए जब उस व्यक्ति की लाश को ले जाते हैं, उसके बॉडी को ले जाते हैं, तो जब वहाँ जब पोस्टमार्टम होने के बाद जब घरवालों को सब सौंप दिया जाता है, तो उसका अंतिम संस्कार किया जाता है रीति-रिवाज के साथ और फिर जब 24 घंटे बाद उसकी रिपोर्ट आती है, तो उसमें पता चलता है कि उस व्यक्ति की जो मौत हुई है, वो शक्तिवर्धक गोलियों के कारण नहीं, बल्कि उसकी गला दबाकर हत्या की गई है। और जब इस बात का खुलासा होता है, तो सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है और सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ और ये सब कैसे हुआ? तो दोस्तों, पूरी कहानी को सुनने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए हर दिन, हर रोज़ इसी प्रकार की कहानियाँ लाता रहूँ और आपको क्राइम से रूबरू कराता रहूँ। तो दोस्तों, चलते हैं आज की इस कहानी की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूँ, ये है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है कानपुर और कानपुर का ही एक थाना लगता है पिठुर। पिठुर थाना क्षेत्र का एक मोहल्ला लगता है ध्रुवनगर, जिसमें सुबह 19 जनवरी 2025 की सुबह करीब साढ़े 6 बजे महिला की रोने और चिल्लाने की आवाज़ आती है। सब हैरान हो जाते हैं कि आखिर सुबह-सुबह ये किसकी आवाज़ आ रही है। सब आस-पास के पड़ोसी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और वो महिला अपने भाई को फ़ोन करती है और कहती है कि भैया, तुम्हारे जो बहनोई हैं, तुम्हारे जीजा हैं, उनकी मौत हो चुकी है और तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। और जब वो उसका भाई जिसका नाम सलीम होता है और जो महिला है उसका नाम सवाना होता है। करीब
42-43 साल की उसकी उम्र होती है और उसका जो पति है, शौहर है, उसका नाम होता है आबिद। और जब सलीम अपनी बहन के यहाँ पर पहुँचता है, तो वो देखता है कि उसके जो जीजा हैं, बहनोई हैं, उनकी जो डेड बॉडी है, तो उनका जो शव है, वो चारपाई पर लिटा रखा है और आस-पास के भी जो लोग-बाग हैं, वो वहाँ पर इकट्ठा हुए हुए हैं। और जब वो देखता है, तो वहाँ पर वो सोचने लगता है कि आखिर जो ये बहन है, उसकी जो बहन है, रोज़ यहाँ पर सुनने को मिलता है कि आज लड़ाई-झगड़ा हो रहा है, ये सब हो रहा है, तो आज ये इतना क्यों रो रही है? और वो उसके बाद पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद मौके पर पुलिस पहुँचती है और पुलिस के आने के बाद जब उसका पंचनामा किया जाता है, उसकी तलाशी ली जाती है उसके कपड़ों की, तो उसमें शक्तिवर्धक गोलियों के रेफर निकलते हैं और जब वो उसको निकलते हैं तो उसकी जो महिला थी जिसका नाम उसका शबाना होता है, उसकी पत्नी से पूछते हैं कि ये इतने रेफर ये अपनी जेब में रखकर सोए थे, ये कैसे इतने सारे रेफर रखे हैं? तो वो कहती है, वो अपनी बताती है कि मैंने ही इनसे कहा था कि आते समय तुम शक्तिवर्धक गोलियाँ ले आना। जब ये शक्तिवर्धक गोलियाँ खाकर मेरे साथ संबंध बनाते हैं, तो मुझे बहुत आनंद आता है और इन वो भी अपनी पत्नी को खुश करने के लिए गोलियाँ खा लेता था, क्योंकि उसको अपनी पत्नी को खुश करना था। और उसके बाद जो आबिद है, आबिद की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और जब पोस्टमार्टम हो जाता है, तो वो उसके घर वालों को वो सौंप दिया जाता है और जब अगले दिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, तो चौंकाने वाली होती है और उसमें जो सलीम है, शबाना का भाई, उसको फ़ोन किया जाता है और उससे कहा जाता है कि जो आबिद है, उसकी मौत शक्तिवर्धक गोलियाँ ना खाने से हुई है, बल्कि उसकी जो मौत हुई है, वो हुई है गला दबाने से। और जब उसका भाई ये सब सुनता है, तो वो भी सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है। और जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, सलीम से पूछताछ की जाती है, तो सलीम बताता है कि उत्तर प्रदेश का जिला है औरैया और औरैया का ही एक इलाका है दिव्यापुर। करीब 20 साल पहले ये यहाँ पर कानपुर में आए थे और उसके बाद इनकी शादी हुई और शादी होने के 3 साल बाद इनको एक बेटा हुआ और बेटा होने के बाद इनमें लड़ाई-झगड़ा रोज़ रहता है और उसके बाद ये सब हुआ और जो इनका जो बहनोई है, जो जीजा है, वो मेले में अपनी दुकान लगाता है, जो चरख वगैरह होते हैं, झूला होते हैं, उनको उसका काम करता है। और फिर उसके बाद जब शबाना से पूछताछ की जाती है, तो शबाना कुछ इधर-उधर के जवाब देती है, ठीक तरह से जवाब नहीं देती है और फिर उसके बाद पुलिस शबाना का मोबाइल उससे ले लेती है और आबिद का भी मोबाइल अपनी गिरफ्त में लेती है और जब उसकी कॉल डिटेल खंगाली जाती है, तो आबिद के मोबाइल से कोई ऐसी जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, जिससे कि कुछ ऐसा-वैसा हो। और जब शबाना का मोबाइल खंगाला जाता है, तो उसमें कॉल डिटेल जो मिलती है, वो मिलती है एक रेहान नाम के लड़के से, जो सबसे ज़्यादा बात हुई थी, वो शबाना रेहान नाम के लड़के से, जिसकी उम्र करीब 20-22 साल होती है। और जब पुलिस सलीम से पूछती है, शबाना के भाई से पूछती है कि ये रेहान कौन है? किसकी रिश्तेदारी में है ये? ये आबिद की रिश्तेदारी में है या फिर शबाना की? तो सलीम कहता है कि नहीं, इस नाम का तो कोई लड़का हमारी रिश्तेदारी में नहीं है, ना ही हमारे जीजा की में और ना ही बहन की में। और फिर जब पुलिस रिहान को गिरफ्तार करती है, उसको पकड़ती है, तो उससे पूछताछ की जाती है और शबाना से भी पूछताछ की जाती है। तब शक्ति के साथ जब उन दोनों से पूछताछ की जाती है, तो रिहान एक ऑटो ड्राइवर है, जो दिल्ली में रहकर ऑटो चलाता है। करीब 2024 के शुरुआत में ही जो शबाना है, उसने एक इंस्टा आईडी बनाई थी और इंस्टा आईडी पे अपने उसने करीब 20-21 साल के जो फ़ोटो थे उसके, उनको वो डालना शुरू कर देती है। और एक दिन रेहान इंस्टाग्राम के पन्ने पलटता-पलटता उसको शबाना के फ़ोटो दिखता है और उसको वो लाइक कर देता है। और फिर
जब भी सवाना अपने जो उसके जवानी के जो फ़ोटो होते हैं 20, 22, 23 साल के जो फ़ोटो थे उनको डालती, तभी रेहान उनको लाइक करता और कमेंट करता। और फिर धीरे-धीरे एक दिन रेहान शबाना से कहता कि मुझे तुमसे मिलना है, और फिर उन दोनों में दोस्ती और मजबूत हो जाती और वो एक-दूसरे को अपना फ़ोन नंबर दे देते हैं। दोनों में वार्तालाप शुरू हो जाती है और उसके बाद जो शबाना थी वो कहती है रेहान से कि तुम मुझसे मिलने आ जाओ, मैं यहाँ पर कानपुर में पिठुर थाना है वहाँ पर रहती हूँ। और एक दिन रेहान उससे मिलने के लिए घर पहुँच जाता है और वो कहता है जाने से पहले कि तुम्हारे जो पति हैं वो कहाँ रहते हैं? वो कह शबाना कहती है कि वो मेलों में झूले लगाने का काम करते हैं, झूला लगाते हैं, ज़्यादातर वो घर से बाहर ही रहते हैं, और जो मेरा बेटा है वो अपने मामा के पास रहता है। और रेहान वहाँ पर पहुँच जाता है और पहुँचने के बाद वो एक जब रेहान शबाना को देखता है तो वो कहता है कि तुम्हारे जो इंस्टाग्राम पर जो फ़ोटो डले हुए हैं और तुम देखने में तो बहुत ही तुम्हारा अंतर है, क्योंकि उसने जो फ़ोटो डाले हुए थे, वो डाले हुए थे अपने 22-23 साल की उम्र के, और वो जब वो सामने से देखता है तो वो 40-43 साल की होती है। तो वो चौंक जाता है, लेकिन वो एक-दूसरे से बात करते हैं और फिर धीरे-धीरे रेहान शबाना से मिलना शुरू कर देता है। जब भी तब जब भी शबाना उसको फ़ोन करती और रेहान उससे मिलने के लिए कानपुर पहुँच जाता, और धीरे-धीरे वो संबंध भी एक-दूसरे से बनाना शुरू कर देते हैं। और फिर एक दिन शबाना रेहान से कहती है कि मैं अपने पति से बहुत परेशान रहती हूँ, वो मुझको मारता है, पीटता है, क्यों ना तुम उसको अपने रास्ते से अलग कर दें, हम दोनों मिलकर उसको अपने रास्ते से अलग कर दें और फिर हम एक-दूसरे के हो जाएँगे। और फिर रेहान कहता है कि चलो ठीक है, सोचता हूँ इस बारे में भी। और फिर शबाना उससे दोबारा कहती है कि तुम जल्द से जल्द जो आबिद है उसको रास्ते से हटाने की इंतज़ाम जल्द से जल्द करो। और फिर उसके बाद रेहान अपने दोस्त जिसका नाम होता है विकास, वो भी रेहान के साथ ही ऑटो चलाता था, और कुछ दिनों पहले ही वो पंजाब में जाकर किसी होटल पर खाना बनाने का काम करना शुरू कर देता है। और फिर रेहान अपने विकास दोस्त के पास फ़ोन करता है, जिसकी उम्र 20-22 साल ही होती है लगभग, और फिर उसको पैसों की ज़रूरत थी ऑटो खरीदने के लिए। तो रेहान कहता है कि तुमको पैसे देंगे और तुम मेरे साथ ये काम कर दो। और फिर शबाना और रेहान और विकास ये प्लान बनाते हैं, और 17 जनवरी 2025 को वो आते हैं कानपुर और होटल में रुकते हैं। 18 जनवरी 2025 को 20,000 रुपए लेकर शबाना होटल में पहुँचती है और उनको सारे जो उसने प्लान बनाया हुआ था, वो सारा प्लान उनको बता देती है। 18 से 19 जनवरी के बीच करीब रात को 1 बजे वो विकास और रेहान उसके घर पहुँचते हैं शबाना के, और उसने दरवाज़ा खुला हुआ रखा था और अपने पति को उसने पहले दारू पिलाई, और दारू पिलाने के बाद उसने उसको गोलियाँ भी खिलाई। और 1 बजे के करीब रेहान और विकास उसके घर पहुँच जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, और जब वो देखते हैं जाकर तो उसका जो पति था आबिद, वो बेहोशी हालत में बिस्तर पर लेटा हुआ था। और तभी शबाना उसके सीने पर बैठ जाती है और विकास और रेहान उसके हाथ-पैर पकड़ लेते हैं और करीब 15 से 20 मिनट तक उसका गला दबाए रखती है शबाना। यानी आबिद की जो पत्नी शबाना अपने पति का गला दबाए रखती है और फिर उसकी मौत हो जाती है। और जब सुबह होती है, सुबह का होने से पहले ही आबिद की मौत हो जाती है, और रेहान और विकास सुबह होने से पहले ही वो निकल जाते हैं। और फिर जब सुबह 6:30 बजे वो अपना नाटक शुरू कर देती है रोने का, और रोने के बाद वो अपने जो आस-पास के जो पड़ोसी होते हैं, वो उसके पास पहुँचते हैं, देखते हैं कि उसके पति की मौत हो चुकी है, और फिर वो अपने भाई के पास फ़ोन करती है, सलीम के पास फ़ोन करती है और कहती है कि भाई तुम्हारे जो जीजा हैं, बहनोई हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मौत हो चुकी है। और तभी
जो सलीम अपने भांजे को लेकर, जो उसका सवाना का जो बेटा होता है, 15 से 16 साल के बीच उसकी उम्र होती है, उसको लेकर वो सवाना के पास पहुँचता है तो देखता है उसकी बहन इतनी ज़ोर से रो रही थी, इतनी ज़ोर से चिल्ला रही थी कि रोज़ तो इस घर से रोने-पीटने की आवाज़ आती, इनके लड़ाई-झगड़े की आवाज़ आती और इसके अलावा तो इनके घर में कभी कुछ होता ही नहीं था। और आज इसकी बहन जो ये सवाना है, इतना प्यार इस पर कैसे लुटा रही है, इतनी इसका दुःख कैसे कर रही है। जो अपने पति से पीछा छुड़ाने की बात करती थी, वो कैसे रो रही है। और तब उस वो पुलिस को फ़ोन करता है और पुलिस को फ़ोन करने के बाद उसको शक होता है कि आखिर कुछ न कुछ यहाँ पर गड़बड़ है। इस इसकी बहन ने ही मतलब सवाना ने ही कुछ किया है और उसके बाद वो पुलिस को फ़ोन करता है और इस बात का खुलासा होता है। और फिर पुलिस की तीनों को गिरफ्तार करती है, यानी सवाना, विकास और रेहान तीनों को गिरफ्तार करती है और जेल के अंदर डाल देती है। तो दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। दोस्तों, जब सवाना जेल के अंदर काल कोठरी में रहेगी तो उसको पछतावा तो होगा ही। आखिर वो एक बहुत रास्ते होते हैं एक दूसरे से अलग होने के, वो उनको भी अपना सकती थी, लेकिन जो उसने कदम बढ़ाया वो बहुत ही गलत बढ़ाया। और उसको जब वो काल कोठरी में रहेगी, जेल के अंदर रहेगी, तो एक ना एक दिन वो ज़रूर सोचेगी कि उसने ये सब गलत किया। तो दोस्तों, आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सतर्क करना है, सावधान करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए हर दिन, हर रोज़ इसी प्रकार की कहानियाँ लाता रहूँ, आपको क्राइम से रूबरू कराता रहूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं और एक सच्ची घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। नमस्कार, जय श्री श्याम।